हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे सोशल इश्यूज़ की लेसन देखने वाले हैं। इन्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोग सोशल इश्यूज़ की एक लेसन देखेंगे, जिसमें कि 3 टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोविड-19 से ही रिलेटेड है, बट इसमें आप लोग को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाली है। तो एज़ यूजुअल हमारी इस बार भी आज की लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, जिसका आंसर आज बता देती हूँ। और आज आप लोग के लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है, जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 छोटी सी क्वेश्चन मैं पूछी थी कि स्टायरिन क्या है, लेबर कौन से यहाँ पे लिस्ट में आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, हेडक्वार्टर आपको बताने हैं FAO के और UNEP की। तो चलिए जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। स्टायरिन एक गैस कहा जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि पॉलीमर, प्लास्टिक या रेजन्स के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपका मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में होती है। तो याद रखना है, ये आपका रिलेटेड किससे है, तो विजाक गैस लीक, जो कि विशाखापट्टनम में देखने को मिला था, उससे ये रिलेटेड है। वहाँ पे जो गैस लीक हुई थी वो स्टायरिन गैस हुई थी, इसलिए इसके बारे में आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। सेकंड है कि लेबर जो आपको देखने को मिलेगा वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेंटर में पार्लियामेंट भी कानून बना सकते हैं और स्टेट में जो है स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें कानून बना सकते हैं। बात करें FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी अगर आप हेडक्वार्टर देखोगे तो इटली के रोम में है। वहीं अगर हम लोग बात करें UNEP की, जो कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी आपका अगर हेडक्वार्टर देखोगे तो केनिया के नायरोबी में है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर हो गया। आइए आज के लिए आपके पास जो क्वेश्चंस है वो देख लीजिए। फर्स्ट है कि आपको बतानी है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन आपका सेटअप किया जा रहा है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है ये बताना है, और कहाँ ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से आप देख सको इस तरीके के गैंगेटिक डॉल्फिन को गंगा रिवर में। तो ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाया जा रहा है ये बतानी है। ओके, सेकंड है कि इरावदी डॉल्फिन जो है ये किस किस एरिया में पाया जाता है, कौन कौन से रिवर एरिया है, किस किस कंट्री में पाया जाता है, आप इस तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। थर्ड है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप लोग क्या समझते हो, इसको बताइएगा। और आप लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, इस दोनों के बीच में अगर 2 डिफरेंस बता दे तो क्या ही बात है कि नहीं, रिविजन हो जाता है। आप लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिए। फोर्थ है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, तो फर्स्ट है रिम्स, इट मीन्स की रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया। सेकंड है ADPC, इट मीन्स की एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से यहाँ पे या तो A के है, या तो B के है, या तो दोनों के है, या तो दोनों के में से नहीं है। ओके, नीदर वन, नीदर A नीदर B, नीदर A नॉर B। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। ओके, सो गॉट इट, आप लोग को 4 क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही एक अनाउंसमेंट भी मैं की थी, आज ही आप लोग को ये लेसन भी देखने को मिला होगा कि फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है UPSC मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। यहाँ पे कवर किया जाएगा आपका GS1 से लेकर GS4, और आपकी जो है यहाँ पे 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे दूँ कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही होगा। हिंदी में अभी क्वेश्चन और यहाँ पे मॉडल आंसर मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, अभी सिर्फ इंग्लिश में ही अरेंज कर पाई हूँ। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो कि आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं और इंग्लिश में उनको चाहिए, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिला होगा, अगर आप लोग देखे हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे डाल दूंगी, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल इश्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग देखने ही वाले हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन चुका है, कोविड-19 और मेंटल हेल्थ। आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि कोविड-19 है, हो गया है, इस तरीके से महामारी है, पेंडेमिक इसको कहा जा रहा है, महामारी है। तो पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका था मार्च के महीने में, और इससे आप लोग को पता है कि वो लोगों को भी घर में बैठना पड़ा, जो कि मुझे लगता है मुश्किल से साल में एक बार घर रिटर्न होते थे, या फिर 2 साल में एक बार घर रिटर्न होते थे, या फिर घर ही नहीं बैठते थे, वो अपने काम में ही बिजी होते थे। तो ऐसे ऐसे लोग को भी अपने गाँव, अपने देश यहाँ पे लौटना पड़ा इस पैंडेमिक के कारण। ओके, काफ़ी लोग जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर पे टाइम स्पेंड किए, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, आदमी हो, सब कोई जो है घर पे ही रह के अपने टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि आप लोग देखो कि इतने लंबे समय तक आपने भी कभी फील नहीं किया होगा, ये पहली बार आपकी भी एक्सपीरियंस रही होगी, और आप लोग अपनी एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा फील हुआ। इट मीन्स कि एक इतने लंबे समय तक 3 महीने तक बस आपको घर पे बैठे रहना। अब तो ठीक है, जब से अनलॉक 1 आया था तब से ठीक है कि सारी चीज़ें जो
जो है थोड़ी सी ओपन होने लगी थी मिड जून से, लेकिन उससे पहले आपके मार्च एंड से लेकर मिड जून तक आप लोग कम्प्लीटली लॉकडाउन थे, यानी कि घर पे थे। अगर आप लोग डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, और अगर आप लोग बैंक वर्कर्स हो या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले हैं, यही सारे लोगों को यहाँ पे छूट था। छूट इन द सेंस कि उनकी यहाँ पे जॉब जो है वो काम करना था, और काम करना क्या था, ओवर टाइम ड्यूटी करनी थी, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे आप लोग पुलिस वाले हो, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ा, और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन्हीं को वॉरियर्स भी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा खड़े रहे, हर एक दिन दिन रात एक करके ये लोग खड़े रहे, अपने फैमिली से दूर रहकर खड़े रहे, काफ़ी अच्छा लगा। तो काफ़ी लोगों को सैल्यूट। डे वन से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन लोगों को कभी भी चैन नहीं मिला, चाहे वो बैंक वर्कर्स हो, चाहे आपके डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे म्यूनिसिपल के कोई भी कॉर्पोरेशन वाले वर्कर्स हो, ये सारे लोगों को कभी भी चैन नहीं मिला, है कि नहीं। लेकिन इन लोग की वजह से जो है हम लोग घर पे जो बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सेफ रह पाए। तो इसी में बात किया जाएगा मेंटल हेल्थ के बारे में। इट मीन्स कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो ये आप मुझे बता सकते हो। मैं तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है कि मैं लॉयर भी हूँ, तो मुझे कोर्ट वगैरह भी जाना रहता है, केसेस की हियरिंग वगैरह होती है, अरेंज करना होता है, विटनेस की सारी रिव्यू लेनी पड़ती है, तो सारा बहुत सारा काम होता है मेरे लिए। तो मेरा हमेशा से था कि एक हफ्ते में मैं मंडे टू सैटरडे जो है हमेशा बाहर निकलना, उसके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक, कहती हूँ ना कि जिसको हेक्टिक शेड्यूल रहता था, वो मेरा बहुत टाइट रहता था, ठीक है। उसके अलावा मैं संडे को ही मुझे टाइम मिलता था, और संडे में भी इतने सारे काम हो जाते थे कि उसका अलग ही हिसाब किताब था। तो मुझे हमेशा था कि सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, वो करनी है, नाश्ता करनी है, प्रिपेयर करनी है और निकलना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमेशा रहता था। जैसे वर्किंग वेमेन रहती है, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, तो उस तरीके से था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मुझे एक चीज़ की चैन की सांस ये मिली कि चलो थोड़ा सा राहत है, अब मुझे डेली का जो भाग दौड़ था वो नहीं करना है, आराम से सारी चीज़ें हो सकती है, कहाँ ही जाना है, आराम से सो सकती हूँ, मेरी नींद पूरी हो रही थी, मैं सारा काम कर पा रही थी, आराम से सारी चीज़ें हो पा रही थी, है कि नहीं। अब ऑनलाइन हो गया है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि केसेस की हियरिंग वगैरह भी ऑनलाइन हो गई हैं, तो काफ़ी सहूलियत है कि आप अपने जो है एक कंफर्ट जोन में रह कर है किसी भी तरीके से आप लोग जो है बस जब भी टाइम मिले आप लोग केसेस को सुन लो, देख लो, पढ़ लो। तो ये मेरी ड्यूटी रहती है, ओके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, अच्छा खासा टाइम लगा मुझे। तो 3 महीने मेरे कैसे गुजर गए ना, मैं कभी मुझे फील नहीं हुआ। मुझे बस एक ही चीज़ की खली कि मैं कभी घूम नहीं पा रही थी, बाहर के रेस्टोरेंट के खाने, पिज़्ज़े, ये सारी पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ों को मिस कर रही थी। बाकी मुझे एज सच कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये मेरी स्टोरी है कि मैं परेशान नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अच्छा खासा जो है एक टाइम मिल गया है जिसमें कि आप खुद को जो है ना एक रिफॉर्म ला सकते हो, आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, सोच सकते हो खुद के लिए। नहीं तो डेली का भाग दौड़ इतना ज़्यादा होता है कि खुद के लिए भी सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है कि नहीं। तो ये भी बात होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं बता रही हूँ। तो मुझे तो मेंटल हेल्थ की कोई इशू नहीं आई, बल्कि मैं अपने फिजिक को और ज़्यादा मेंटेन कर पाई। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं डे फर्स्ट से ही इसको पॉजिटिव वे में लेकर चल रही थी। आप लोगों को कैसा फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे जो यहाँ पे बैठ के, घर पे बैठ के या बाहर बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप लोग यूपीएससी की एग्जाम का डेट इतना ज़्यादा एक्सटेंड होते जा रहा है, तो मे बी आप लोग को और ज़्यादा हेक्टिक लग रहा होगा कि और कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, सो मेनी क्वेश्चंस जो है माइंड में स्टक करते रहती है। तो मे बी आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसे ही जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट जो है, उन लोगों को लॉकडाउन की कोई स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग ऑलरेडी लॉकडाउन में रहते हो, चाहे आपकी प्रीलिम्स आ रही हो, मेंस आ रही हो, आप लोग हमेशा ही लॉकडाउन में रहते हो, है कि नहीं। आप लोग बता सकते हो, क्योंकि ऐसा है कि क्या होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट लोग का कि उन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बाहर घूमने नहीं जाना है, दोस्तों से ज़्यादा देर बात नहीं करनी है, मूवीज़ नहीं देखना है, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा देर फ़ोन में बात नहीं करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स खुल के आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। 5-10 मिनट होता नहीं है कि आप लोगों को लगने लगता हो कि टाइम वेस्ट हो रहे हैं, चलो वापस स्टडी पे चलते हैं, आंसर राइटिंग करना है, ऑप्शनल देखना है, जीएस देखना है, सो मेनी थिंग्स टू डू, है कि नहीं। तो ये वाली बातें होती है। तो देखते हैं आप लोग अगर जिस तरीके से बताओगे उस तरीके से देखें कि मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस रहा सब में। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखने को मिला, जो कि रिकॉर्ड किया गया है कि कोविड-19 जो है काफ़ी कंट्रीज़ को अफेक्ट की है, और ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है लोगों की, उसमें जो है ना एक तरीके का डिस्ट्रेस देखने को मिला। घर में बैठे बैठे लोग बोर हो गए, अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि इनकम नहीं आ रहा था, जॉब खत्म हो रही थी, फ्यूचर की टेंशन हो रही है, कब जाएगा वैक्सीन, कब आएगा, कोरोना कब जाएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में भी लोग चले गए। अकॉर्डिंग टू सर्वे अगर हम लोग देखें जो इंडियन साइक्रियाट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया गया, तो विद इन अ वीक जब यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी के एक हफ्ते में
में नंबर ऑफ जो यहाँ पे रिपोर्टेड केस थे मेंटल इलनेस की इंडिया में, वो 20% तक राइज हो गया था। मतलब कि आप लोग सोच सकते हो, आंकड़ा लगा सकते हो कि ये फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन में ही 20% यहाँ पे मेंटल इलनेस जो दिमागी बीमारी होती है वो यहाँ पे 20% बढ़ चुका था। तो 3 महीने में क्या हालत हुई होगी। तो यहाँ पे ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इन द वीक एंड मंथ अहेड, एक महीने के बाद इंडिया जो है ना वो यहाँ पे मैसिव मेंटल हेल्थ क्राइसिस से सफ़र करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे अनुमान लगा लिया गया था। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है ये समझने का कोशिश कीजिए। और जब भी कोई भी आप लोग अगर इस तरीके से मेडिकल टर्म्स की अगर डेफिनेशन देते हो तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डेफिनेशंस किसकी देनी है। तो WHO ने जो डिफाइन कर रखा है उस डेफिनेशंस को अगर आप लोग लिखते हो तो काफ़ी अच्छा आप लोग का आंसर राइटिंग होता है। तो WHO के द्वारा डिफाइन किया गया है कि मेंटल हेल्थ जो है ना एक तरीके का मेंटल वेलबींग का एक स्टेट है जिसमें पीपल्स जो है ना बहुत सारे स्ट्रेस लाइफ में जो भी होती है उसको कॉप अप करते और रियलाइज़ करते अपने पोटेंशियल को। जैसे आपके लाइफ में भी डे टू डे किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है, किसी ना किसी तरीके का हर्डल आता है। पढ़ने बैठते होगे तभी आपको लगता होगा यार सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। या फिर पढ़ने बैठ रहे हो तो आपकी मम्मी का कॉल आ जाता होगा, गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता होगा, बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता होगा, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते होगे। तो आप लोग को थोड़ा सा एक होता है ना कि परेशानी होती होगी। ये सारी ये छोटी छोटी है, मैं कॉमन बता रही हूँ। तो ये क्या है ना कि इस सब चीज़ों से आपको दूर रह के अपने पोटेंशियल को जज करना है। डेली आप लोग अपने पोटेंशियल से फाइट करते हो कि आपको कितना कॉप अप कर सकते हो, कितना पोटेंशियल है आप में, कितने आप प्रॉब्लम से डील कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली कितना फंक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग अपने कम्युनिटीज़ को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। WHO जो है इस तरीके से मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया गया कि हमारा एक मेंटल का ही एक वेलबींग है, स्टेट है, जिसमें कि हम लोग अपने दिमाग को ही अच्छे से रख पाते हैं और डे टू डे लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, चाहे आप लोग की लाइफ में छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम जो भी है, उसको आप कॉप अप करते हो और अपने जो भी पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हो। तो अगर हम लोग एक एस्टिमेट देखें जो WHO के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, मेंटल इलनेस जो है ना वो यहाँ पे 15% जो टोटल डिजीज़ कंडीशन है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड में, तो उसमें से मेंटल इलनेस कितना है तो 15% है। एक रिपोर्ट अगर हम लोग ICMR के द्वारा देखें, जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हर एक 7 इंडिविजुअल में एक इंसान जो है ना वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है। तो ये तो हमारे इंडिया का कहना है। और WHO ने भी ये लेबल किया है कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड का मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना बुरा स्थिति है। इस तरीके से जो रिपोर्ट में इंडिया की बुराई की जाती है ना, मुझे पर्सनली बहुत हर्ट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे जो है ये कोविड जो है ये और ज़्यादा मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एस्टिमेट पॉपुलेशन जो 150 मिलियन पीपल्स है वो आज की डेट में डेवलपिंग यानी कि मेंटल इलनेस को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है। यानी कि उनके अंदर जो है इस तरीके की दिमागी बीमारी जो है बढ़ते जा रही है, जिसमें कि आप देखोगे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है या फिर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर यहाँ पे निकल कर आए हैं, कोविड पेशेंट और यहाँ पे सर्वाइवर है, बच्चे और एडोलेसेंट है, विमेन है, एडल्टी है, बूढ़े लोग हैं, यहाँ पे पीपल जिनके पास प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इशू है, पहले से ही उनको और कुछ दिमागी बीमारी हो चुका है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स है जिनको कि जितना डेली कमाते थे डेली खाते थे उनका अलग ही लेवल का एक स्ट्रेस रहता है, माइग्रेंट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है यानी कि वो लोग जो कि दिव्यांग जिनको कहते हैं, जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, उन लोगों का भी जो स्ट्रेस लेवल है वो एक अलग ही तरीके का है। तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस आप देखोगे लोगों में, तो ये क्यों होता है ये देखिए, ये कॉज बाय इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाओ, क्वारंटीन करो, अगर आप लोग ने किसी भी कोविड-19 के पेशेंट में कांटेक्ट में आए हो तो अपने आप को क्वारंटीन कर लो, अलग रख लो, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है, आप कहीं भी घूम नहीं सकते हो, निकल के बाहर सांस नहीं ले सकते हो, कैंसिलेशन है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि बच्चे जिनको घर में बैठने का आदत नहीं है, उनको खेलना है, स्कूल जाना है, तो उस तरीके से वो एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं। उस बच्चों को पता नहीं घर में कैसे कॉप अप किया जा रहा है। एक्चुअली मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा इस तरीके का एक होता है जानने का कि बच्चे को कैसे इतने देर घर में कोई रख पाया है, अपने बच्चे को कैसे वो संभाल पाया है, ये बहुत बड़ा एक जॉब हो गया। साथ ही लार्ज गैदरिंग जो होता था वो उससे आज की डेट में एक डर निकल कर आ रहा है, लोग डरते हैं, पैनिक है। आप लोग भी लार्ज गैदरिंग में 4-5 लोगों की भीड़ में आप लोग नहीं जाना पसंद करोगे, एंग्जाइटी है, कन्फ्यूजन है, एंगर है, डिप्रेशन है। तो पीपल्स जो है ना वो इस तरीके के इन्फेक्शन से डरते हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हम लोग मर ना जाए, कहीं कोई फैमिली मेम्बर हमारे लॉस ना हो जाए। ऑब्वियस है क्योंकि कोरोना की केसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि एक ना एक दिन तो कोरोना हमें भी होना है। लेकिन हम तो आज की डेट में एडल्ट है,
हमें अगर कोरोना होता भी है तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। लेकिन व्हाट अबाउट बच्चों की, और जो बूढ़े लोग हैं, और जो वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर ऐसे माता पिता जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि इनके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इनको कहीं ना हो ना जाए। अगर जैसे होता है ना कि मुझे मन करता है कि मैं बाहर चले जाऊँ, तो मैं बाहर जाऊँगी भी तो उससे पहले 10 बार सोचूंगी ना कि मैं घर आऊँगी तो मम्मी के पास, पापा के साथ बैठना ही होगा, कहीं उनको मेरे वजह से कोरोना ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा कराया। इकोनॉमिक फैक्टर आप देख सकते हो। इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या है? तो पैंडेमिक के कारण आपको पता है कि बिजनेस साइकिल्स और हमारे कंट्री की, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्री की इकोनॉमी की ना वाट लग गई है। पीपल्स जो है ना, वो मेनली यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, कहने का मतलब है कि जो वेंडर्स वाले थे, फेरी वाले थे, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जिसमें कि आपका जो है किसी भी तरीके से टाइम डिफाइंड नहीं होता है, कितने घंटे आपको काम करना है, वेजेस डिफाइंड नहीं होता है कि आपको मंथली के इतने 15,000 20,000 मिल जाएंगे, या फिर उनके कोई हॉलीडे नहीं होते हैं, जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा वो कमाते हैं। तो उस तरीके के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो डर में थे कि उनके बिजनेस खत्म हो जाएगी, उनका जॉब खत्म हो जाएगा, उनका जो सेविंग्स है, उनके पास ज़्यादा सेविंग्स होता नहीं है, लेकिन सेविंग्स भी वहाँ पे उनका खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिस्ट्रेस लेवल जो है ना इन सारे लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सोशल फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो कुछ स्टिग्मा है, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट में कुछ स्टिग्मा है। यानी कि जो भी पीपल्स यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, एल्डरली हो या पीपल जिनके पास अभी भी कुछ भी तरीके का हेल्थ कंडीशन है, तो उनसे जो है लोग दूर रह रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का एक स्टिग्मा होता है कि इनको तो कोरोना होगा ही। बच्चे और एडोलेसेंट की बात करूं तो वो भी यहाँ पे फैमिली स्ट्रेस के कारण रह रहे हैं, सोशल आइसोलेशन में वो रह रहे हैं। कुछ जो है वो यहाँ पे जो एब्यूजिव है वो इस तरीके का फेस कर रहे हैं। डिसरप्टेड एजुकेशन है, एजुकेशन सही से हो नहीं पा रहा है बच्चों की, क्योंकि गर्मी छुट्टी है, उसके बाद भी ऑनलाइन एजुकेशन पे सारे बच्चे आ चुके हैं। अब यहाँ पे गाँव वाले जो बच्चे हैं वो कितना ऑनलाइन एजुकेशन पे आए हैं वो तो वही लोग जाने। साथ ही अनसर्टेनिटी है, यानी कि उन लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। जैसे आप लोग को पता है कि 10th और 12th की जो रिज़ल्ट है उसके कुछ पेपर्स होने बाकी थे, अगस्त में कुछ पेपर होने वाले थे, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। तो वो भी कैंसिल हो गया, और सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि बस रिज़ल्ट दे देना है। यूपी बोर्ड का जो है वो भी आपका रिज़ल्ट आ चुका है। आई डोंट नो कैसे वो लोग रिज़ल्ट दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं ये एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। विमेन की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के यहाँ अकॉर्डिंग अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन की देखें तो 66% जो इंडियन विमेन है ना, वो भी आज के डेट में स्ट्रेस्ड है। और स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि होम और स्कूलिंग हो गई, बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा है, बड़े लोगों का ख्याल रखना पड़ रहा है, क्लीनिंग हो या फिर आपकी कुकिंग हो या फिर आपकी क्लोथ वॉशिंग हो, यूटेंसिल्स वॉशिंग हो, सारी चीज़ें जो है विमेन को अकेले ही करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ देखो कि घर में रहने की वजह से जो है उनके और उनके हस्बैंड के बीच में किसी भी तरीके का वायलेंस जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बूढ़े लोगों की बात करूँ और पीपल्स जिनको ऑलरेडी हेल्थ कंडीशंस उनकी ख़राब है, तो वो एक्सट्रीमली वॉरिड है, उनको अलग ही लेवल का चिंता होता है कि कहीं वो इस तरीके के वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, और उनके पास अगर अप्रोप्रिएट केयर ना हो, एक्सेस हो पाए, तो फिर क्या होगा। तो ये सोशल फैक्टर्स भी आप लोग देख सकते हो कि हर एक लोगों में जो है ना, हर एक वर्ग के लोगों में एक अलग ही लेवल का टेंशन देखने को मिल रहा है। मीडिया का रोल देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि मीडिया के साथ कि रिपीटेड जो मीडिया की इमेजेस है बहुत सारे इल पेशेंट्स में, यानी कि जब भी आप न्यूज़ देखने बैठते होंगे तो यू विल आप एक बार फील करते होंगे कि आप जो है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। न्यूज़ देख के ही ऐसा लगता है ना कि बाप रे बाप क्या हालत हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कि एक बार OMG वाली फीलिंग्स तो ज़रूर आती है न्यूज़ देख के कि अब क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। आपके मन में अगर डर नहीं है तो न्यूज़ खोल के बैठ जाओ, आपको डर लग जाएगा। हालांकि वो हकीकत है, लेकिन कुछ जो न्यूज़ मीडिया वाले जो होते हैं ना, वो कुछ किसी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरीके से दिखाएंगे कि देखिए इतने लोग यहाँ पे आपके कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, लोगों में लापरवाही इतना ज़्यादा है, डेड बॉडीज़ और जो कॉफिन्स है उनकी एक अलग से मैनेजमेंट की जा रही है। मिस इन्फॉर्मेशन तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा था कि मत ही पूछिए। साथ ही साथ र्यूमर्स भी बढ़ रहे थे इस वायरस के बारे में। तो पीपल्स के पास जो है ना इस तरीके का नॉलेज की कमी भी देखने को मिला। और कुछ अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि जो लव वन अगर डाइज भी हो गए हैं, यानी कि डेथ भी हो गए, तो उनको जो है दूर से ही गुड बाय कहना है, उनके पास भी नहीं जाना है। बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो अंतिम संस्कार होते हैं उसमें भी वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लिमिटेड भी है कि 20 लोग 30 लोग ही वहाँ पे भी पहुँचना है। तो ये सारी भी एक अलग से ही प्रॉब्लम है। लिमिटेड एक्सेस है, यानी कि मेंटल हेल्थ केयर सर्विस का आप लोग को पता है कि इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो नहीं पता, इंडिया में जो है आपको एक लिमिटेड ही यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट देखने को मिलेगा। इंडिया के अगर फॉर्मर मेंटल हेल्थ सिस्टम अगर देखें तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट है। 9,000 आपको साइक्रेटिस्ट
देखने को मिलेंगे 1.3 बिलियन पीपल्स पे। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना कम है। हमारे यहाँ ऐसे भी लोकल डॉक्टर्स की कमी है। लोकल डॉक्टर कहने का मतलब है कि जो एक पेशेंट में 1,000 पेशेंट पे जो एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि एक डॉक्टर जो है ना वो 1800 पेशेंट पे है। तो WHO का कहना है कि ये 1,000 पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, बट इंडिया में कितने डॉक्टर है? तो 1,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी है। और वैसे भी स्पेशलिस्ट आप देखोगे तो इस तरीके के स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पे कमी है। मेंटल हेल्थ और साइको सोशल अगर सपोर्ट आप देखोगे जो कि डिलीवर्ड किया जा रहा है कम्युनिटी लेवल में, तो ये भी क्रिटिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ग्रुप्स हो या फिर एसोसिएशन है, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिससे कि लोगों को ना एक जगह यहाँ पे टुगेदर रेगुलरली लाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आपका है, क्लब है, यूथ ग्रुप्स है, या फिर यहाँ पे सोशल सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है, यानी कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी अब क्या है कि बहुत सारे मंथ से जो है ना ये सारे लोग यहाँ पे मिल भी नहीं पा रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीनियर सिटीजन्स क्लब होता है, जहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो एक साथ आकर मिलते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं, योगा करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो वो भी उनका काम होता है। बच्चों का एक अलग से ग्रुप होता है, वो खेलने जाते हैं, या फिर चैटिंग का ग्रुप होता है, बच्चे घूमते हैं, हैंग आउट करते हैं, तो उनका एक अलग से ग्रुप होता है। लेकिन इस तरीके से वो काम रेगुलर नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ जो है ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। शॉर्टेज ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर है। फ्रंटलाइन वर्कर कौन थे? जैसे कि मैं कही कि फर्स्ट डे जो लॉकडाउन था, फर्स्ट डे से ही जो लोग यहाँ पे खड़े थे, जैसे पुलिस हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, इनकी हम लोग को एक्सट्रीम यहाँ पे शॉर्ट डाउन देखने को मिला, शॉर्टफॉल देखने को मिला, क्योंकि इनके जो वर्कलोड थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जितने लोग थे, जितने पुलिस थे, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे ना, उनको यहाँ पे ओवर ड्यूटीज़ भी करना पड़ा, डिफ़िकल्ट हो रहा था डिसीजंस लेने में। और ये इन्फेक्शन से भी रिस्क बहुत ज़्यादा था, स्प्रेड हो रहा था ये इन्फेक्शंस फैमिली में भी, यानी कि जो भी डॉक्टर थे अपने घर पे जाते थे तो उनके फैमिली में भी जितने मेंबर्स थे उनमें भी ये आपका बढ़ते जा रहा था, कम्युनिटीज़ में बढ़ते जा रहा था। और इससे जो है ना जो पेशेंट की डेथ है वो भी देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ है जिसके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इम्प्लीकेशन क्या है? अगर साइको सोशल इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो इससे क्या इम्प्लीकेशन, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर हम लोग स्ट्रेसर यानी कि जो स्ट्रेस ले रहे हैं लोग, उनसे अगर हम लोग डील करें तो पीपल्स को ना डिफरेंट जो नेगेटिव वे ऑफ कॉपिंग है उनसे हम लोग रिसॉर्ट करा सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल है, ड्रग है, टोबैको है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर वो पोटेंशियली कोई एडिक्टिव बिहेवियर में, जैसे कि ऑनलाइन गेम में, ये सारी चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जैसे होता भी है, आप लोग जैसे पबजी वगैरह बहुत खेलते हो, तो मे भी ऐसा होता है कि पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, कब तक पढ़ेंगे यार, कब तक एग्ज़ाम होगा, इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो उसमें आप लोग को क्या करना रहता है कि आप लोग गेम खेलने बैठ जाते हो, तो मे भी आप लोग जो है रिफ़्रेश फील करते हो, या फिर पता नहीं आप लोग अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, ये सारी चीज़ भी जो है लोग स्ट्रेस होते हैं तभी ये सारी चीज़ों का कंजप्शन करते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग क्या करते हैं ना कि नेगेटिव वे लेते हैं कॉप करने का, एक पॉजिटिव वे नहीं लेते हैं। यानी कि अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेस हो रही है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप लोग अपने माइंड को बिजी रखो। यानी कि एक होता है ना कि आप लोग खाली बैठो, कुछ भी नहीं काम है, तो कुछ इनोवेटिव करो, कुछ नया सीखने के लिए आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इतना कुछ है लाइफ में सीखने को कि टाइम कम पड़ जाएगा, ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन आप लोग सारी चीज़ें सीख नहीं पाओगे। तो इंटरेस्ट जो है आपको डिफरेंट एरिया में आप लोग को लेकर आना है, एक पॉजिटिव वे में उसको कॉप अप करने का कोशिश कीजिए, ना कि नेगेटिव वे में। सेकंड प्रॉब्लम है कि रिस्क जो है ना डिस्क्रिमिनेशन का और वायलेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन और जो वायलेंस है ये जेंडर में भी देखने को मिलेगा, बच्चों में भी देखने को मिलेगा, और कास्ट में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है इस तरीके के आपके जो है डिस्क्रिमिनेशन में। क्रॉनिक जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अल्कोहल डिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लोग खुद को हार्म कर रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल क्या राइज हो रहा है, मॉर्बिडिटी राइज हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी जो एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है वो भी इससे मेंटल हेल्थ से लिंक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो लोग जो है ना इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे फ्यूचर की है। तो एक ही लोगों की फ्यूचर की थोड़ी ना यहाँ पे आपकी वॉट लगी हुई है, सारे लोगों की वॉट लगी हुई है। अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, आप अगर 2020 में नहीं कुछ कर पा रहे, आपको जॉब नहीं लग पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही को ऐसा नहीं हो पा रहा, पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, पूरे लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो पूरे आपका जब सारे मास कहते हैं ना कि जब आप बैठे रहो और आपके दोस्त अगर आगे निकल जाए तो बहुत दर्द होता है, लेकिन सबको ही एक साथ बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या ही इसमें टेंशन लेना
ना, है कि नहीं? तो आप लोग रिलैक्स रहिए, चिलैक्स रहिए, नेगेटिव वे आप लोग मत इस तरीके के डिस्ट्रेस को कॉप करने के लिए लीजिए। आप लोग पॉजिटिव वे भी ले सकते हो, पढ़िए और ज़्यादा तैयारी कीजिए, देखिए कि आपका वीक एरिया कौन है, वीक पोर्शन कौन है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें रिकॉर्ड किया गया था कि 10,000 एक्स्ट्रा सुसाइड हुआ था, वो भी कहाँ पे? तो यूएस में, कनाडा में, यूरोप में। और मेनली क्यों था? क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप को लेकर, क्योंकि रिसेशन हो गया था उस समय, पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं था, सारी चीज़ें घाटे में जा रहे थे, लोगों के हाथ में पैसे नहीं आ पा रहा था। तो चिल कीजिए, लोगों के हाथ में, अगर आपके हाथ में पैसे नहीं आ रहे, आप लोग कमा नहीं पा रहे हो, आपके बिजनेस ठप हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। जब जब सिचुएशन सही होने लगेगा ना, तो आप लोग भी उस सिचुएशन में फिर खड़े होइएगा, सब कोई एक साथ खड़ा होगा, सब कोई एक साथ जो है आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। तो उसमें उसमें सबको जब फाइट करेगी उस सिचुएशन में, तो आपको भी फाइट करना है उस सिचुएशन में। अभी इस तरीके का मत सोचिए कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया और सुसाइड कर लो। सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। ओके, तो ये चीज़ बताया जा रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म जो कॉस्ट है, जैसे कि हॉस्पिटल की एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, वही लॉन्ग टर्म कॉस्ट अगर आप देखोगे तो इनकम लॉस्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो है ना, मे भी यहाँ पे अर्न किया गया हो, टैक्स यहाँ पे देना है, गवर्नमेंट की लॉस्ट हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे इनकम नहीं मिल पा रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। इम्पैक्ट अगर हम लोग ब्रेन हेल्थ में देखें तो सोशल आइसोलेशन है, लोगों को अलग रखा जा रहा है। इवन जो हॉस्पिटल में भी लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है, उनको भी अलग रखा जा रहा है, तो वो तो और भी डर डर के ख़त्म हो रहे होंगे, अंदर ही अंदर मर रहे होंगे कि अब उनका क्या है। यानी कि ज़िंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं, ऊपर से आइसोलेट रखा गया है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर भी ऐसे दूर दूर रह कर उनको ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है लोगों के मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती ही है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, लोग जो है ना घूम नहीं पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप लोग वॉक करते हो, जितना ज़्यादा आप लोग चलते हो, तो उससे क्या होता है ना कि एक माइंड में जो है ना, आपकी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बने रहती है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने रहने से क्या होता है कि आपकी एनर्जेटिक जो पावर है ना, वो आपकी बढ़ी रहती है। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जैसे अभी आप लोग घर में रह के पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए अपने दिनचर्या में। अगर आप लोग को डांस करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ डांस कीजिए, म्यूज़िक ऑन कीजिए एकदम वूफर में, और अपने अकेले रूम में ही डांस कर सकते हो, उससे आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा। या फिर कुछ एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप ना खुद पे ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। साथ ही इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस जो है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, जो कि ब्रेन की हेल्थ की डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हो, बाहर कहीं भी जाना है कुछ भी काम के लिए, तो आप प्लान करते थे कि कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। इस तरीके से क्या होता है ना कि दिमाग जो है वो आपका एक्टिव रहता था। अब घर में रहना है, कोई काम नहीं करना है, तो दिमाग भी जो है एकदम स्लो हो जाता है, काम करने का मूड में नहीं रहता है, आलसपन ज़्यादा आती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता, और खास करके यंग बच्चों में, एडोलेसेंट में अच्छा ही नहीं होता है। ओके, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सस्टेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग करना होगा, यानी कि हमारे जो मेंटल हेल्थ सर्विस है उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। कुछ प्रोग्राम लाने होंगे जिसमें कि सबसे पहले अब ये प्रायोरिटी देना है कि किस तरीके से करंट में जो मेंटल हेल्थ नीड्स है उसको देखना है, और फ्यूचर में आने वाले जो मेंटल हेल्थ नीड्स है उनको पूरा करना है। साथ ही इस तरीके का जो मेंटल हेल्थ इल हेल्थ, यानी कि जो दिमागी बीमारी बढ़ते जा रहा है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। डी स्टिग्माइजेशन करना है, यानी कि कुछ जो अर्ली कोविड-19 सर्वाइवर थे वो सोशल मीडिया में टर्न हो गए, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने शेयर किया, जिससे कि बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुई। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने इंडियंस को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे आप खुद को रिकवर कर सकते हो, कैसे खुद से जो है ना आप कोविड-19 के चैंपियन बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि कोविड-19 से फाइट करके बाहर निकले हैं, वो अपनी स्टोरीज़ जो है इंस्टा वगैरह में काफ़ी अच्छे से शेयर किए, जिससे कि दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, है कि नहीं? तो ये सारा काम करना है, अवेयरनेस जनरेट करना है, लार्ज जो पब्लिक इंगेजमेंट कंपेन्स की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे लोगों को बता सके, और इसको यहाँ पे सपोर्ट भी करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बच्चों को, लोगों को यहाँ पे बता सके मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि किस तरीके से जो है ना यहाँ पे आपको कैसे कैसे प्लान करना है। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता होता है तो लोग अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से टैकल कर पाते हैं। कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ओवरवर्कड प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स है उसमें प्रेशर थोड़ा कम हो पाएगा। कम्युनिटी बेस्ड जो इंटरवेंशंस है, जैसे कि आप देखो कि आत्मीयता कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर्स है महाराष्ट्र में और गुजरात में, SCARF मेंटल हेल्थ मोबाइल वैन चल रहा है वो भी तमिलनाडु में, विश्राम है वो भी विदर्भा में। तो ये आपका जो है ना कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को यूज़ किया जा रहा है कि फर्स्ट
फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसमें कि अगर कोई भी तरीके के लोग डिप्रेशन में है या फिर सुसाइड करने वाले हैं तो उनको यहाँ पे जो है उन सारी चीज़ों से बाहर निकालने का कोशिश किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक ये आपका सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ये इस तरीके से चीज़ों से बाहर निकालें। पॉलिसी इंटरवेंशंस आप देखोगे तो जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, हमारे यहाँ कानून भी है 2017 को, तो ज़रूरत है कि उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। और जो मेंटल हेल्थ केयर यहाँ पे सारे लोगों को प्रोवाइड करना है, ये जो प्रॉमिस किया गया है, इसको यहाँ पे काम करना होगा। एक सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करना होगा। बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि आप चाइना की ही बात कर सकते हो, तो वो अपने यहाँ पे जो है ना, जो इस तरीके से सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लाकर जो है बहुत सारे लोगों को सुसाइड वाली जो कंडीशन है उससे वो बाहर भी निकाले। तो इंडिया में भी जो है अब एक ज़रूरत है कि एक मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहिए, वो भी कैबिनेट रैंक के, जो कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ और वेलबींग को हेड करे, और एक इमरजेंसी टास्क फोर्स पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के ऊपर वो बनाए। साथ ही इन्वेस्ट करना है मेंटल हेल्थ में। अगर हम लोग एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखें तो 93,000 जो करोड़ है ना, वो यहाँ पे ज़रूरत है कि कैसे हम लोग इस तरीके के कानून को, मेंटल हेल्थ जो यहाँ पे कानून है उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो आपका इससे क्या होगा ना कि पीएम केयर्स फंड से भी इसका ला सकते हैं मनी, सोशल यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव भी ला सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी भी है। तो ये सारे एक नया नेशनल जो लॉटरी है, इस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ में। डिजिटली मीडिएटेड थेरेपी और यहाँ पे टेली साइक्रेट्री भी यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप निम्हांस देख सकते हो, एक सक्सेसफुल यहाँ पे टेली साइक्रेट्री इंटरवेंशन से कर्नाटक में। टेली साइक्रेट्री कहने का मतलब है कि आप लोग जो है ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप लोग डिप्रेशन में हो, अगर आप लोग किसी भी तरीके के सुसाइडल अटेम्प्ट लेने का बारे में सोच रहे हो ना, तो एक बार ऐसी तरीके से ऑनलाइन जो है इस तरीके के साइक्रेट्री आप लोग के लिए प्रेजेंट होते हैं, उनसे आप लोग ज़रूर चैट कर सकते हो। वो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग भी करेंगे, आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो तो वो आपको नॉर्मल सिचुएशन में भी लाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। एक रेजिलिएंट यहाँ पे हम लोग को बिल्ड करने की ज़रूरत है एडोलेसेंट में और यंग बच्चों में, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया अचानक से। बच्चों को यहाँ पे जो है घर में कैद कर लिया गया, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो अपने फ्रेंड्स से मिल पा रहे हैं, ना वो खेल पा रहे हैं। सबसे जो बेसिक उनका ये जो टर्म्स ये था वो काम नहीं कर पा रहे। तो बच्चों के ऊपर जो है बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम है, जिसको कि यहाँ पे रिकन्फिगर करना चाहिए, और इसमें जो है काउंसलर तक यहाँ पे पहुँचने का आउटरीच होना चाहिए, फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग होना चाहिए, सोशल और बिहेवियर चेंज लाने की भी ज़रूरत है। यानी कि बच्चों को भी यहाँ पे स्पेशल फोकस देना है, उनके बारे में भी समझना है कि उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड कोविड-19। तो काफ़ी अच्छी ये आर्टिकल थी, इसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा और क्लियर भी होगा, है कि नहीं। अब आइए ई लर्निंग के ऊपर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात किया जा रहा है ई लर्निंग। आप लोग भी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी मेरे लेसन सुन रहे हो, ये एक तरीका है आपका ई लर्निंग का। तो लॉकडाउन, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म है, यानी कि आप लोग एक क्लास में जाके या फिर आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाते हो, तो वहाँ पे आप लोग बैठते हो, सामने टीचर होते हैं, और टीचर स्टूडेंट का जो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है वो अब टर्न हो गया है। और इसके थ्रू जो है ना क्या हो रहा है कि अब ई लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे हो या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सब कोई ऑनलाइन आ गया है। सब कोई अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, चाहे जूम में पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा ही रहे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सारी चीज़ें बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, स्कूल बंद है, तो बच्चे पढ़ने के लिए जाए कहाँ। तो बात करते हैं ई लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर हम लोग मार्च 2020 के एंड में देखें तो 180 कंट्रीज़ जो है ना अपने स्कूल को बंद कर रखे थे। इसके कारण 1.26 जो बिलियन लर्नर है एज़ पर द यूनेस्को की लिस्ट के हिसाब से, तो वो यहाँ पे जो है ना अफेक्ट हुए हैं। तो इंडिया में भी आप देखोगे कि 320 मिलियंस ऑफ दिस ये लर्नर्स है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर हम लोग इंडिया में देखें तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू वीडियो लेक्चर को वो रिकॉर्ड करें, यानी कि टीचर्स की जो वीडियो लेक्चर्स है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट जो भी रिलेटेड है कोर्स से वो स्टूडेंट को जो है ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस हो रहा है कुछ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, जैसे कि जूम है, वेवैक्स है। तो इस तरीके से जो है ना बच्चे टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। चैलेंजेस क्या है ई लर्निंग के साथ, इससे पहले चैलेंजेस समझने से पहले आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आए कि कैसे आप लोग जो है ना यहाँ पे ई लर्निंग को कैसे क्रिटिकली एनालाइज करोगे, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट आपको लिखना होता है। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सबसे पहले है कि प्लान शेड्यूल में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मुझे जब टाइम होता है मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, और आप लोग को जब टाइम होता है मैं पब्लिश कर देती हूँ, और आपको जब टाइम होता है आप अपने जो है शेड्यूल के हिसाब से मेरी लेसन देख लेते हो। तो काफ़ी बेटर है ना, एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि
7 ही बजे यहाँ पे लेसन होगा और 7 बजे आप लोग को आना है। 7 बजे जो जो बच्चे यहाँ पे अटेंड करेंगे मेरे लेसन उनको मिल पाएगी, अदरवाइज़ फिर नहीं मिल पाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग जब मन चाहो तो भी आप सुन सकते हो। इवन मेरी 2 साल पुरानी वाली भी लेसन आज के डेट में आप सुन सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ई लर्निंग की, जो कि बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। सेकंड है कि ईज़ ऑफ एक्सेस है, यानी कि इतना आराम है इसको एक्सेस करना, कभी भी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, चलते हुए, सोते हुए, आप लोग जो है किसी भी मोड में हो तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो और आराम से बस आप ऐप खोलो, वहाँ पे आपके वीडियोस जो है पड़े हुए हैं, है कि नहीं। मोर एफोर्डेबल है, यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चीप है अगर हम लोग इसको कंपेयर करें जो ट्रेडिशनल कैंपस है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ इंटरनेट की जो यहाँ पे चार्जेस है वो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, चाहे जिस तरीके से आप लोग मोड ऑफ इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर अपनी जियो की डेटा, एयरटेल की डेटा जो भी रिचार्ज कर रहे हो, बस उतने ही रिचार्ज करना है और फिर उसके बाद जो है आप लोग जितना मन चाहे उतना वीडियोस देख सकते हो। तो ये क्या होता है कि एक सस्ता है। अगर आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसी तरीके के आप लोग अगर पढ़ने चाहते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते हो, तो ना जाने 6 महीना 8 महीने का आप लोग 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख भी फूक के आ जाते हो। साथ ही स्कूल जा रहे हो तो स्कूल की भी एक मंथली फ़ीस होती है, वो अलग भरना पड़ता है। कॉलेज की अपनी मंथली फ़ीस होती है, उसको भरना पड़ता है। सेमेस्टर फ़ीस होती है, सॉरी, उसको भरना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत महंगी होती है। वहीं अगर आप लोग देखोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी सस्ती है, टीचर की जो स्कार्सिटी है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, यानी कि जो टीचर्स की कमी है वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली देखने को मिलता है, यानी कि इसमें आपका लेस एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो कम हो रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कोर्स में जो है इस तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। साथ ही ई लर्निंग जो है ना एक पेपरलेस लर्निंग मेथड है, यानी कि यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का पेपर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ और आराम से मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपका पेन पेपर का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये भी एक यहाँ पे आपका बेनिफिट है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे फीडबैक लिमिटेड है। एज यूजुअल एज ऑलवेज, जैसे कि आप ट्रेडिशनल क्लासरूम लेते हो तो टीचर्स जो है ना स्टूडेंट से इमीडिएट फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर पढ़ा रही हूँ मैं, अगर सामने पढ़ाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अटेंटिव नहीं है तो मैं तुरंत जो है उसको पिन करती, मैं उससे बोलती कि आप इस सवाल का जवाब दो या फिर बताओ अभी मैंने क्या बोला। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बच्चे डर के भी अटेंशन में होते हैं। ऐसे मैं लेसन ले रही हूँ तो आप लोग जो है ना सुन रहे होंगे, या तो फिर आप लोग वॉक कर रहे हो, खेल रहे हो, या फिर आप लोग कुछ और काम कर रहे हो, हेडफोन आप लोग ने कान में लगा लिया और मेरे लेसन सुन रहे हो। तो इससे क्या होता है कि एक अटेंटिवनेस नहीं हो पाता है, आप लोग अच्छे से सुनते हो, कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं सुनते हो। समटाइम्स ये भी होता है कि मेरे मुंह से कुछ चीज़ें जो है ना स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो गलती मुझसे बोला जाता है। अब जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गलती पकड़ के बैठ जाते हैं और पूरे कमेंट सेक्शन में बस वही लिखते रहेंगे कि आपने गलत पढ़ाया, आपने जो है मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप मिस गाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है, आप समझने का कोशिश करो, कभी कभी हो जाता है। हर एक वीडियो में आपको इस तरीके की गलती नहीं देखने को मिलेगी। समटाइम्स कुछ गलती हो जाती है, मैं भी उनके कमेंट में जाके अपोलोजाइज़ कर देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मेरी गलती को पॉइंट आउट करते हो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ तो कुछ चीज़ें और भी दिमाग में चलती है और बोलने टाइम जो है कुछ हो सकता है कि मैं गलत बोल दूँ, कुछ चीज़ें मुझे साउथ बोलना है, नॉर्थ बोला जाए, लेकिन उतना आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो और इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो आप लोग कैच कर सकते हो कि क्या मैं कहाँ पर गलत बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वही है कि फीडबैक लिमिटेड है, आप लोग चाहते होगे बोलना, लेकिन कुछ बच्चे जो है अच्छा चाहते हैं बोलना लेकिन नहीं बोल पाते, बुरा बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते। लेकिन कॉलेज स्कूल में इंटरेक्शन में फेस टू फेस में एक अच्छा खासा जो है फीडबैक मिल जाता है। सोशल आइसोलेशन है, क्योंकि मैं आप लोग को आज तक नहीं जानती, आप मुझे आज तक नहीं जानते हो। यही अगर हम मेरी कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट होती तो आप मेरे बारे में पूरी बातें जानते, मैं आप लोग के बारे में हर एक को जो है बाई फेस यहाँ पे पहचानती। मैं बस बाई नेम पहचानती हूँ और वैसे बच्चों को पहचानती हूँ जो सिर्फ कमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट जो रेगुलरली करते हैं, आंसर जो रेगुलरली करते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सबको हार्ट देती हूँ, तो मैं उन बच्चों को पहचानती हूँ। बाकी बच्चे जो होते हैं मुझे नहीं पता कहाँ है, कौन मेरे लेसन्स देख के जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, आप भी मुझे नहीं जानते हो, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि सेल्फ मोटिवेशंस की भी ज़रूरत होती है, यानी कि आप लोग जो है ना इस तरीके से वीडियो अवेलेबल है तो समटाइम्स आपको लगता होगा कि ठीक है ना, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, तरसों देख लूँगा, और इससे क्या होता है ना कि आपको वो वीडियो ही मिस हो जाता है। तो ये भी है कि सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो पाता है। वैसे अगर रेगुलर क्लास होता है तो आप लोग को गिर पटक के किसी भी तरीके से सुबह 7 बजे मेरे कोचिंग में पहुँच जाते हैं कि नहीं। तो इस तरीके का डिफरेंस है। साथ ही कम्युनिकेशनल जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी कमी होती है, क्योंकि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन की कमी है। तो आप क्या करते हो ना कि यहाँ पे जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो एक कम्युनिकेशन हो पाता, आप मुझसे कुछ भी बिना हेजिटेशंस के कुछ भी पूछ सकते, क्वेश्चंस पूछ सकते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, आप लोग आपस में भी बात कर सकते हो। जिसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में जो है कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, मे भी उस तरीके का इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चे जो है इंग्लिश बोलना ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। जिसको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है उनके मन में हमेशा हेजिटेशन रहती ही है, तो इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। चीटिंग की बात करूँ तो चीटिंग जो है वो प्रिवेंट हो पाएगा, ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है।
तो चीटिंग में जो है यहाँ पे असेसमेंट करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो कि स्टार्टिंग में पूछती हूँ, तो आप लोग जो आंसर करते हो कमेंट बॉक्स में, क्या पता आप लोग वापस से पीडीएफ खोल के फिर देख के फिर मुझे आंसर करते होंगे। तो अगर इस तरीके के बच्चे भी अगर चीटिंग करते होंगे तो इसको एक्सेस करना थोड़ा प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन में। तो ये सारी यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों फेस आप लोग देख लिए। अब समझिए कि चैलेंजेस क्या क्या है। यानी कि हम लोग कह तो रहे हैं कि अब ई लर्निंग लाना है, कह भी रहे हैं, चाहते भी है, और अल्टरनेटिव भी यही है, और कोई बात भी नहीं है कि नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहला ये है कि डिजिटल डिवाइड है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक यहाँ पे आप लोग सर्वे के हिसाब से देखिए, हाउस होल्ड सोशल कंजप्शंस ऑन एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट है, जिसके थ्रू ये बताया गया है कि जो रूरल इंडियन हाउस होल्ड है ना, उसमें 15% से भी कम इंटरनेट कनेक्शन है। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्बन इंडियन हाउस होल्ड में कितना है, तो 42% है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो रूरल इंडिया के पीपल्स होते हैं, जो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारे कुछ एक सब्सक्राइबर है जिनके घर के पास जो है नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, वो काफ़ी दूर जाते हैं हमारे लेसन्स को देखने के लिए, और वहाँ पे बैठ के जो है वहाँ पे इंटरनेट आता है, तब वहाँ पे जाकर वो इंटरनेट देखते हैं। तो गांव वाले एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देख। तो ये एक यहाँ पे आप लोग डिजिटल डिवाइड देख सकते हो। अगर हम लोग एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से देखें तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है ना कि सिर्फ रूरल हाउस होल्ड में आप देखोगे कि 4.4% और अर्बन हाउस होल्ड में 23% है जिनके पास इस तरीके के कंप्यूटर और लैपटॉप है। 75% जो यहाँ पे स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस वॉच कर रहे हैं। टीचर्स जो है वो भी आप लोग देख सकते हो कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो है स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सेकंड है कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए कि वो एडजस्ट कर सके ऑनलाइन सिस्टम में। पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी मेरे लेसन सुन रहे हो, तो 1 घंटे का ये लेसन होने वाला है, तो आप लोग लगातार 1 घंटे देखते रहोगे, तो बच्चों का अगर 3-3 घंटे का 6-6 घंटे का क्लास होगा, तो बच्चे जो है स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा देर तक लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, तो मे बी उनके आइज़ के लिए हार्मफुल होगा, आइज़ में इम्पैक्ट होगा। तो ये भी पेरेंट्स के लिए एक अलग प्रॉब्लम है। जेंडर डिवाइड आप देख सकते हो। कहने का मतलब है कि जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गर्ल्स के लिए, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि गर्ल्स के लिए आप लोग देखते हो कि उन्हें खाना बनाना हो, हाउस क्लीनिंग करना हो, यूटेंसिल साफ़ करना हो, कपड़े धोना हो, तो ये सारी जो एडजस्टमेंट करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो गर्ल्स के डिपार्टमेंट में ज़्यादा आता है। तो गर्ल्स के लिए ये सारी काम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स कि ई लर्निंग में गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो पाएगा। जैसे स्कूल जाना होता है, तो लड़कियों को भी जो है ना, उस टाइम वो कुछ भी काम नहीं करती है, उठ के तैयार होकर स्कूल चल जाते हैं। बट घर में क्या होता है कि ठीक है बाद में पढ़ लेना, अभी ये काम कर लो, ठीक है बाद में पढ़ लेना, ये काम कर लो। तो ये वाली चीज़ें भी देखने को मिलती है। और आप लोग देखो कि सिर्फ 29% है जो कि सारे इंटरनेट यूज़र्स में जो है ना, सिर्फ विमेन है, जो कि आपको 29% ही देखने को मिलेगा। इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक यहाँ पे फोरम में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स यहाँ पे लाया गया एजुकेशनल अटेनमेंट कंपोनेंट में, तो 112th है, यानी कि अगेन हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लैक ऑफ वर्नाक्यूलर कंटेंट है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट आपको इंटरनेट में देखने को मिलेगा वो इंग्लिश में है। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा ये बताया गया है कि सिर्फ ओनली 17% इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पे ऑनलाइन वो समझ पाएंगे, कैसे उनको टैकल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे न्यू इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। यानी कि आप लोग समझो कि सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे पढ़ पाएंगे, वही बच्चे यहाँ पे स्मार्ट बन पाएंगे जिनके पास जो है मोबाइल है, जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास सारी सुविधा है। फिर अगेन वही हो जाएगा आपकी सुपर 30 वाली जो ऋतिक रोशन की मूवी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो फिर तो ये आपका डिवाइड हो गया ना। यहाँ पे एक न्यू इनइक्वालिटी निकल कर आएगा कि गरीब बच्चों के पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास ई लर्निंग सॉल्यूशन का कोई एक्सेस नहीं है, तो वो पढ़ नहीं सकेंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। समटाइम्स यहाँ पे टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्या होता है कि टीचर्स आप लोग को पता है कि किताब उठाते, स्कूल आते, कॉलेजेस आते हैं और पढ़ा के चल जाते हैं। वो इस तरीके का जो है ना टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते होंगे कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें। इंटरेक्शंस उनका कम होता है, तो डिफ़िकल्ट है टीचर्स के लिए कि वो इस तरीके का जो चीज़ें हैं ना, यानी कि तुरंत जो है एक ट्रेडिशनल वे से आप लोग ऑनलाइन में स्विच करो, तो टीचर्स के लिए भी कहीं ना कहीं हेजिटेशन वाली बात है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की भी कमी देखने को मिलेगी। आज की जो एग्जिस्टिंग रूल्स है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट है कि वो इस तरीके का एडवांटेज ले। अभी तक जो यूजीसी है ना, वो सिर्फ यहाँ पे लाइसेंस उनके द्वारा किया गया है कि 7 यूनिवर्सिटीज़ जो कि यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। तो सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज भी नहीं लेकर आते। साथ ही यहाँ पे लार्ज स्केल हाई स्टेक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन आपका कॉम्प्लिकेट हो सकता है। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि या तो ये पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, या तो सस्पेंड हो रहे हैं, या फिर डिसरप्ट हो रहे हैं एकेडमिक कैलेंडर में। ठीक है, तो ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि आपके 10th-12th के बोर्ड हो गए। साथ ही हमारे जो यूपीएससी के एग्जाम है वो भी इतने मास नंबर पर होता है, बड़ी एग्जाम है, तो वो भी इस तरीके से जो है पोस्टपोन्ड ही हो रहा है।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो शॉर्ट टर्म में अभी जो क्राइसिस हो रहा है ना उसको मैनेज कर सके, और एक अच्छा खासा हमें रेजिलियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। इमीडिएट और शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या क्या लेना है? सबसे पहला है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि इस चीज़ को इंश्योर करना है, गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो, कि जो पढ़ाई है ना वो आगे चलते रहना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन तक भी आप लोगों को कभी फील नहीं हुआ होगा कि यहाँ पे मेरी लेसन रुक गई है कि नहीं? कभी भी नहीं। मैं एकदम से कोशिश करती हूँ कि डेली अगर मैं बहुत बिजी हूँ ना तो एक लेसन आपको जाता है, नहीं तो 2-3 तो चला ही जाता है। एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे स्टेट तक ये रीच करता है, और इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लर्निंग है, बच्चों की जो सीखने की कैपेबिलिटीज़ है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक्सेस कर पाए। डिप्लॉयमेंट होना चाहिए एड टेक एप्लीकेशन का, जिसमें कि आप देखो कि लो इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और ये जो एप्लीकेशन है ना ये फोकस करता है ऑफलाइन कंटेंट में भी, जिसमें कि बच्चे रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें जो है इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं हो। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना चाहिए। इंप्रूव करना चाहिए रीजनल लैंग्वेज की कंटेंट, यानी कि एक तरीके का आपको सॉल्यूशन लाना है जिसमें कि जो बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज में जो समझ पाते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे उनकी जो भी लैंग्वेज हो, जो भी भाषा हो, उस भाषा में उनको पढ़ाया जाए। साथ ही यहाँ पे कम्युनिटी ओन जो टैबलेट है, स्मार्ट डिवाइस है, वो बच्चों को देना चाहिए एजुकेशन के लिए, और इससे जो है ना हमारे लर्नर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। जैसे आप देखो कि जो सर्विसेज है भारत नेट का और वाईफाई चौपल का, जो कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा था, जिसके थ्रू एजुकेशनल जो मॉड्यूल्स है ना वो स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे एक्सेस किया गया था। तो रिमोट एरिया में भी ये एक्सेस किया गया था वाईफाई चौपल, जिसको वाईफाई हॉटस्पॉट कहते हैं और भारत नेट कहते हैं, कि एक तरीके का आपका वाईफाई फ्री वाईफाई दिया जाता है जिसको बच्चे आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और क्वालिटी बेंचमार्क होनी चाहिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए, साथ ही साथ ई लर्निंग की प्लेटफॉर्म के लिए। बहुत सारी ई लर्निंग प्लेयर्स है जो कि एक मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करते हैं, वो भी सेम सब्जेक्ट का, और डिफरेंट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस, मेथोडोलॉजी, असेसमेंट पैरामीटर को लेकर। जैसे कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विजन आइज की मैगजीन की डील सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब में, तो बहुत तरीके से उनका अलग तरीका है पढ़ाने का, उनका अलग तरीका है डील करने का, तो आपको जिसकी भी अच्छी लगती है आप उसको सुनो, है कि नहीं? तो ये भी एक तरीके के आपको देखने को मिलेगा कि ये भी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है ना कि यहाँ पे इंक्लूसिव लर्निंग सॉल्यूशन हो, जिसको हम लोग को इंडिया में डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रैपिड इंक्रीज़ हो रही है मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स हमारे इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है, और ये अनुमान लगाया गया है कि 2024 तक 85% जो है वहाँ तक इस इतने घर तक जो है मोबाइल फ़ोन रिच हो जाएगा। तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जेंडर डिवाइड को रिड्यूस करना है, यानी कि एक डिजिटल सॉल्यूशन होना चाहिए कि स्कूल की जो बच्चियाँ हैं ना उन तक इस तरीके का जो है मोबाइल पहुँचे, इंटरनेट पहुँचे और सुविधा पहुँचे, जिसके थ्रू वो यहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसके थ्रू हायर एजुकेशन सेक्टर्स को प्रिपेयर किया जा सके, यानी कि जो डिमांड सप्लाई ट्रेंड्स आपको पूरे ग्लोब में देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली वो जो कि ग्लोबल मोबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो बच्चे फैकल्टी जो पढ़ने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। कोर्सेज होना चाहिए इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में, जैसे कि आपका योगा हो, इंडियन मेडिसिन हो, आर्किटेक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, तो ये भी आपका इंटीग्रेट होना चाहिए मेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, जिसके थ्रू जो है एक साइंटिफिक इनोवेशन यहाँ पे प्रमोट हो पाएगा, वैल्यूज़ बढ़ पाएगी, और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो है वो यहाँ पे बेटर तरीके से आपका इंक्रीज़ हो पाएगा। ओके, सो ये पूरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका बताया गया है मेजर्स, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे पीछे नहीं है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे आगे आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि कैसे बच्चों को जो है ना पढ़ाई पूरी तरीके से यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक है जो उसको सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा और टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के द्वारा, कि ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे इंडिया में अनेबल हो, जैसे कि ई पीजी पाठशाला है, स्वयं है, ऑनलाइन कोर्सेज है टीचर्स के लिए, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेटर लर्निंग आउटकम्स जो है हायर एजुकेशन में लाया जा सकता है। उसी के साथ यहाँ पे एनपीटेल है, इट मीन्स की नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, तो ये सारी चीज़ है जिसमें कि कनेक्टिविटी आपका इंक्रीज़ होगा इंस्टीट्यूशंस के साथ। उसके बाद प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव है, डिजिटल एजुकेशन को यहाँ पे आपका टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो हमारे कंट्रीज़ में है उनके अंदर ये लाया जाएगा, और इसके थ्रू जो है ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे 30 मई से बिना किसी यूजीसी लाइसेंस के ये स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका ये लाया जा रहा है,
जिसमें कि QR कोडेड टेक्स्ट बुक होंगे और ये सारे ग्रेड के बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा। 1 ईयर मार्क टीवी चैनल लाया जाएगा हर एक क्लास के लिए, यानी कि 1 से लेकर 12th क्लास के लिए आपके लिए एक अलग सा टीवी चैनल होगा, जिसमें कि आपके बच्चों को जो है ना बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए वो आराम से टीवी चैनल में अपने देख सकते हैं। रेडियो कम्युनिटी और रेडियो पॉडकास्ट ये सारी चीज़ जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा इसी की जगह पे। स्पेशल यहाँ पे ई कंटेंट होगा जो कि यहाँ पे विजुअली और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, उनके लिए एक अलग से यहाँ पे कोर्सेज का अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है। अदर इनिशिएटिव आप देख सकते हो जैसे कि संकल्प है। संकल्प एक फ्री लर्निंग ऐप है, वो भी हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, और जो बच्चे यहाँ पे 11th से लेकर 12th में है तो उनके लिए ये लाया गया है। थिंक जोन है, एक स्टार्टअप है उड़ीसा की तरफ से जो कि पार्टनर किया गया है ये किसके साथ, लोकल रेडियो चैनल के साथ। वो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग मॉड्यूल है उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे बच्चे जो कि 3 से लेकर 10 साल के एज के हैं। तो ये सारी इनिशिएटिव भी आप लोग को ध्यान रखना है, किस तरीके से आपका जो ई लर्निंग की किस तरीके से यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। तो वो पूरा आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ई लर्निंग की अब क्यों ज़रूरत है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए भी आपकी ज़रूरत होगी, लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूरत होगी। और सरकार तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा ऑनलाइन चैनल्स आ चुका है, टीवी चैनल्स आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, अब एक लास्ट यहाँ पे आर्टिकल बचा है उसको भी देख लेते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया जो है ना 88 कंट्रीज़ में से जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग ग्लोबल न्यूट्रिशन का जो टारगेट है, यानी कि जो यहाँ पे 2025 तक का जो हमारा टारगेट है कि हम लोग न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से अचीव करेंगे, अवेल करेंगे, तो उसको हम लोग मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है कंट्रीज़ में। 2025 का ये टारगेट है, सारे कंट्रीज़ इसको मीट करने के लिए जो है अच्छा खासा प्रोग्रेस लेकर आ रही है कि नहीं, उसको यहाँ पे देखा जाता है। और ये आपका स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये वही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो कि WHO का आपका जो है यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिलेगा। एक WHO है, साथ ही सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है। और जो ये रिपोर्ट है इसका एम है कि गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इंस्पायर करना है कि जो मल न्यूट्रिशंस है सारे फॉर्म का, यानी कि कुपोषण किसी भी तरीके का है, उसको ख़त्म करना है। एक इंपॉर्टेंट रोल इनके द्वारा प्ले किया जाता है कि कैसे जो है स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे हेल्प कर सके कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करे और मल न्यूट्रिशंस की जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे टैकल करे। ग्लोबल न्यूट्रिशन अगर टारगेट की बात करें तो 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशंस यहाँ पे इंडोर्स किया गया था इनके द्वारा। एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान लाया गया था मैटरनल पे, इन्फेंट में, यंग चाइल्ड चिल्ड्रन में, न्यूट्रिशन में। यानी कि आप लोग देखो कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं और यंग बच्चे जो होते हैं उनके न्यूट्रिशन पे यहाँ पे अच्छा खासा प्लान लाया गया था। एक सेट ऑफ 6 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है यहाँ पे जिसका एम आपका 2025 तक था। क्या क्या था? अचीव करना है 40% रिडक्शंस होना चाहिए वो नंबर ऑफ बच्चे जो कि अंडर 5 ईयर्स के हैं और जो कि स्टंटेड है। स्टंटेड कहने का मतलब है कि लो हाइट है, वो भी एज के हिसाब से। मान लीजिए कि 5 साल का है लेकिन हाइट जो है बहुत ही कम है, छोटे से दिख रहे हैं, उस बच्चों को यहाँ पे स्टंटेड कहा जाता है। तो 40% रिडक्शन लाना है। 50% रिडक्शन लाना है एनीमिया में, यानी कि आपके जो खून की कमी होती है विमेन वगैरह में, तो इसको यह कमी करनी है। रिड्यूस करना है, यानी कि यहाँ पे 30% कम करना है लो बर्थ वेट, यानी कि आप लोग देखते हो जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई कोई बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटे से एकदम कमज़ोर टाइप के होते हैं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हिस्ट पुष्ट बच्चा पैदा होना चाहिए, तो उस तरीके का काम करना है। इंश्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का चाइल्ड ओवरवेट आपका बढ़े नहीं, यानी कि चाइल्ड ओवरवेट कहने का मतलब है कि 5 साल 10 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटे ना हो, हेल्दी ना हो, वो भी एक अलग रीज़न होता है, उससे भी अलग प्रॉब्लम होती है। इंक्रीज़ करना है रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि फर्स्ट 6 मंथ से हो और ये एटलीस्ट 50% हो सके। साथ ही यहाँ पे जो वेस्टिंग है, वेस्टिंग कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि लो वेट फॉर हाइट। प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन स्टंटेड एंड वेस्टिंग। स्टंटेड मीन्स यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग आपका जो है हाइट छोटा रह गया, और वेस्टिंग मतलब है कि आपका वेट कम हो गया हाइट के हिसाब से, यानी कि हाइट आपका है लेकिन उसके हिसाब से आपका वेट नहीं है, तो इसको वेस्टिंग कहते हैं। तो इसको भी रिड्यूस करना है और मेंटेन करना है। तो ये सारा टारगेट है जो कि ध्यान में रखना है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या फाइंडिंग में निकल कर आया है ये देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन है उसमें इनइक्वालिटी है, इनइक्विटी है। कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट में ये रिवील हुआ है ना कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कितना जो है न्यूट्रिशन इनइक्विटीज़ जो है हमारे हेल्थ सिस्टम में प्रेजेंट है। फूड सिस्टम में, फाइनेंसिंग में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रहा है हर एक तरीके के मल न्यूट्रिशन में। रीज़न क्या
है इनइक्विटी का? इनइक्विटी का है सोशल इनजस्टिस, अनफेयरनेस, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा हेल्थ और जो हमारे एजुकेशन है उसमें आपकी अनफेयरनेस देखने को मिलता है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, इम्बैलेंस है पावर में। सबसे है पहला है कि सोशल इनजस्टिस है, यानी कि घर पे ही आप लोग को कहीं कहीं भेदभाव देखने को मिलेगा कि अगर बेटे और बेटी है तो बेटे को ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है, बेटियों को कम ध्यान दिया जाता है। अगर पॉलिटिकल एक्सक्लूजन देखें तो यहाँ पे जो है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है वो यहाँ पे ध्यान पा रहे हैं। इनइक्वालिटीज़ है, ग्लोबल बर्डन जो माल न्यूट्रिशन का देखने को मिलेगा। बच्चे जो 5 साल के अंदर के एज के हैं 149 मिलियन जो है वो स्टंटेड हैं, वो 49 मिलियन वेस्टेड है और 40 मिलियन जो है ओवर वेटेड है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके का प्रॉब्लम है। डबल बर्डन देखने को मिल रहा है माल न्यूट्रिशन का। साथ ही साथ जो लार्जेस्ट डिस्पैरिटी है स्टंटेड का, स्टंटेड कहने का क्या मतलब है कि लो हाइट रह गया एज के अकॉर्डिंग, तो ये आपको नाइजीरिया, इंडोनेशिया और इंडिया में भी देखने को मिलेगा। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है ना जो कि 2025 तक ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को ये मीट कर पाएगी, यानी कि ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि कोई भी कंट्री नहीं कर पाएगी। और इसमें आपका 4 डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंडिकेट किया गया है कि इसमें एडल्ट में सॉल्ट इनटेक है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे डायबिटीज़ और ओबेसिटी है, ये सारी प्रॉब्लम है। फाइनेंसिंग अगर न्यूट्रिशन का देखें तो करंट लेवल जो न्यूट्रिशन फाइनेंसिंग है ना वो अभी तो बढ़ नहीं रहा है, रिमेन ही बहुत ज़्यादा कम है, लेवल से बहुत ज़्यादा कम है कि यहाँ पे जो है ग्लोबल टारगेट को डिलीवर करने की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बहुत कम है। ठीक है, जो फंडिंग गैप है वो बढ़ते जा रहा है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, तो ये एक अलग प्रॉब्लम बताया जा रहा है। अब हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है। ग्लोबल न्यूट्रिशन की टारगेट अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 तरीके की जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर है, यानी कि स्टंटिंग, एनीमिया, ओवरवेट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस सब में जो है ना ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है अपने टारगेट को मिस कर देगी। स्टंटेड और वेस्टेड की बात करें तो इंडिया में 37.9% जो बच्चे 5 साल के अंदर है वो स्टंटेड है और 20% बच्चे जो है वो वेस्टेड है, अगर हम लोग एशिया के कंपैरिजन में देखें तो। अंडर वेट की बात करें तो 2000 से 2016 के बीच में जो अंडर वेट का रेट है, यानी कि लो वेट है एज के हिसाब से, ये भी आपका डिक्रीज़ हुआ है। 58% तक आ चुका है बॉयज़ में और 50% तक आ चुका है गर्ल्स में। ओवरवेट की बात करें तो ओवरवेट आप देखोगे कि जो कि यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, अंडर 5 ओवरवेट 2.4% तक। एडल्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो इंडिया की जो यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन है वो आज के डेट में मल न्यूट्रिशन की जो बर्डन है उसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। 51% वीमेन जो है आज के डेट में एनीमिया से झेल रही है। 9% जो एडल्ट मेन है उनको डायबिटीज़ है, अगर हम लोग 8.3% वीमेन की बात करें उनको डायबिटीज़ है। 5.1% वीमेन और जो 2.7% मेन है वो यहाँ पे मोटापे से झेला रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है। रिकमेंडेशन क्या दिया जा रहा है? रिकमेंडेशन ये दिया जा रहा है कि कंट्रीज़ को यहाँ पे कमिट करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा और इस तरीके की जो इक्विटी सेंसिटिव न्यूट्रिशन डेटा है उसमें गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आए। साथ ही एसेंशियल जो न्यूट्रिशन सर्विस है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज का पार्ट होना चाहिए। साथ ही नंबर ऑफ जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, जिसके थ्रू क्वालिटी न्यूट्रिशन केयर यहाँ पे उसकी डिलीवरी अच्छी खासी हो सके। न्यूट्रिशन केयर यहाँ पे फाइनेंसिंग को जो है स्केल्ड अप करना है, सस्टेन करना है सारे लोगों के लिए कि वो यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा हेल्दीस्ट डाइट और लाइफ पॉसिबल जो है उसको अचीव कर सके और मेनटेन कर सके। ओके, तो इस तरीके की सारी बातें यहाँ पे कही गई है। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे हमारी सोशल इश्यूज़ भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग इकॉनमी स्टार्ट करने वाले हैं इसके, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मेंस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप लोग को वहीं पर भी विज़न है इसकी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी वो सारी चीज़ें जो है जितने भी पेड मेम्बर्स हैं मेरे उनको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो सारी डिटेल्स उसी में है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। अगर आप लोग को जो भी अच्छा लगे आप लोग उस तरीके से काम कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो रेगुलर वीडियोस मिलते हैं वो बस इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। अदरवाइज़ जो है कभी कभी नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।